आप सभी विद्यार्थीगण को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राम आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आज एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसकी संबद्धता आप सांस्कृतिक दृष्टि से भी रख सकते हैं। इसको फिर हम इसे विज्ञान की दृष्टि से भी रख सकते हैं, ज्योतिष गणना के अनुसार भी रख सकते हैं, जिससे कि आपको यूपीएससी के मेंस के एग्जामिनेशंस में या अन्य किसी स्टेट के एग्जामिनेशंस में, मेंस में आपके निबंध के स्तरों तक भी आपको काफी फायदा पहुंचाएगा। श्री राम आईएएस एकेडमी की एक अनुपम जो है प्रस्तुति की जा रही है एक वीडियो के माध्यम से, और हर विद्वान शिक्षक अपने विषय को लेकर आपके समकक्ष आएंगे और अपने विषय से संबंधित वह सारी विषय वस्तु से संबंधित जो भी मेंस या पीटी से संबंधित जो भी गाइडलाइंस होंगे और जो भी कंटेंट होगा वह गाहे बगाहे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। और आपकी यह फीडबैक पर निर्भर करेगा कि हम कितने उत्साहित होकर आपके साथ यह हम वीडियो बनाए और उसकी निरंतरता आगे भी बनी रहे, इसलिए आपका सहयोग अपेक्षित है। चलिए ज्यादा समय न लेकर आज रामनवमी के शुभ अवसर पर एक ऐसे टॉपिक्स को लेकर आए हैं जिसकी संबंधता सांस्कृतिक दृष्टि से तो है ही, हमारे प्राचीन मनुष्यों के द्वारा ज्योतिष के क्षेत्र में दी गई अद्भुत गणना, जिस पर आज सभी लोगों का कहीं नजर नहीं गया है। मैं उन विषय वस्तु को लेकर आज आपके समकक्ष आया हूं। लेकिन जो आप महाकुंभ या कुंभ या अर्धकुंभ या ये सारी तकनीकी पक्ष को तो समझेंगे ही, क्योंकि यह बहुत 144 वर्षों के बाद या फिर महाकुंभ का आयोजन होगा, तो यह मेंस की दृष्टि से खासकर निबंध के क्षेत्र में, वह पीटी के स्तर पर हो या मेंस के स्तर पर हो या अन्य सांस्कृतिक स्तर पर जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें महाकुंभ की बहुत बड़ी महत्ता है। लेकिन आप बोलेंगे कि महाकुंभ तो सर बीत गया, लेकिन आप इतना लेट क्यों वीडियो आया? तो मैंने देखा कि महाकुंभ पर जो कंटेंट दिए गए हैं, या तो वह तो सिर्फ सांस्कृतिक स्तर पर लिखे गए हैं या फिर पॉलिटिकली उस पर डिबेट हुए हैं, लेकिन एक समग्र रूप से उसकी विवेचना महाकुंभ का नहीं हुआ है। इसलिए मैं इस विद्यार्थियों की एक डिमांड के अनुसार और जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की यूपीएससी की डिमांड है, उसके अनुसार मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। महाकुंभ को लेकर हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए ज्यादा न समय लेते हुए अब इस विषय वस्तु पर आते हैं। अब महाकुंभ का आयोजन ही क्यों होता है, या कुंभ का आयोजन ज्योतिष गणना एक विहंगम अध्ययन आप टॉपिक्स पर लिखा हुआ है। इसका आप सारगर्भित तथ्य समझ गए होंगे कि जरूर कहीं ना कहीं इसका गणितीय विवेचना किया जाएगा, जिसमें हमें प्राचीन मनुष्यों के द्वारा या ऋषियों के द्वारा जो विज्ञान के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में और खासकर जो ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में, जिससे कलन करना या गणना करना बहुत आसान हो गया भविष्य में, उनकी महती योजना को हम समझने का प्रयास करते हैं इस कुंभ के वीडियो के माध्यम से ही। चलिए अब आते हैं कुंभ की ज्योतिषीय गणना से पहले पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है कि कुंभ का आयोजन जो होता है उसके पीछे मान्यताएं कौन कौन सी है और उसमें सर्वमान्य मान्यता कौन सी थी। तो बिहार में बांका जिले में एक मंदार पर्वत है। उसी मंदार पर्वत के चारों ओर देखते होंगे कि एक सर्प लिपटा हुआ था, और वह सर्प जो है वैसे मंदार पर्वत का एक केंद्र भूमि बनाकर समुद्र का मंथन किया गया था। और उस समुद्र मंथन में विष और हलाहल, विष यानी कि हलाल और अमृत की भी प्राप्ति हुई और बहुत सारे रत्नों की प्राप्ति हुई। लेकिन जो सबसे ज्यादा संघर्ष हुआ देवताओं और दानवों के बीच में, वह था अमृत कलश को लेकर। वह अमृत कलश के लेकर, और कलश
कहीं हम उसे घड़ा कहते हैं, और उसी कलश को एक पर्यायवाची शब्द कुंभ है, इसीलिए वहीं से कुंभ का, उसी से कुंभ शब्द का ओरिजिन हुआ है, यानी कि उत्पत्ति हुई है। यानी कि आपको पूरी की पूरी पृष्ठभूमि पता चल गया कि कुंभ शब्द का आयोजन रियल में कहां से हुआ है। अब उस अमृत कलश को लेकर जो देवताओं और राक्षसों के बीच जो संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष में अमृत के 3 बूंद 3 नदियों में जाकर गिरे। एक था गंगा, दूसरा थी गोदावरी, और तीसरे थी मध्य प्रदेश में बहने वाली क्षिप्रा नदी, है कि नहीं। और इस तरह से यह 3 बूंदों के बढ़ने के कारण यह देखते होंगे कुंभ या महाकुंभ या अर्ध कुंभ का जो आयोजन होता है वह इन्हीं 3 नदियों के किनारे होता है। लेकिन 3 नदियों के किनारे तो होता है, लेकिन इसका आयोजन स्थान की दृष्टि से यह 4 जगह पर होते हैं या 4 स्थानों पर होता है। यह 4 क्रम से याद रखना चाहिए कि पहली बार अगर यदि कुंभ का आयोजन हुआ था तो पहली बार हरिद्वार में हुआ था, उसके बाद जो है आपका जो है इलाहाबाद में आयोजन हुआ, और तीसरा जो है गोदावरी नदी के तट पर जो हुआ वह आपको लिखा होगा यहां पर गोदावरी नदी के तट पर। यह चौथे वाले का आयोजन हुआ था, लेकिन तीसरे में महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट के किनारे, और चौथे का आयोजन जो हुआ था वह क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में हुआ था। ये इसी क्रम में जो है कुंभ का आयोजन होता है। अब पूरी की पूरी पृष्ठभूमि आपको पता चल गया होगा कि कुंभ का आयोजन इसी क्रम से होता है। पहला होता है हरिद्वार, दूसरा आपका प्रयागराज, तीसरा आपका नासिक उज्जैन में, और चौथा जो है यह उज्जैन में होता है। आप यहां देखते होंगे हरिद्वार, उसके बाद प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। एक क्रम हमेशा इस चार्ट में दिया हुआ है, आपको पता चल गया होगा। अब चलते हैं एक एक चीज को समझते हैं। कुंभ जो होता है, जनरली हम बोल देते हैं कि कुंभ जो होता है वह कुंभ होता है या महाकुंभ होता है या अर्ध कुंभ होता है या फिर पूर्ण कुंभ होता है, उसी को सिंहस्थ कुंभ भी कह देते हैं, और कई बार तो हम उसे पुष्करम कुंभ भी कर देते हैं। क्या सभी कुंभ में अलग अलग विशेषताएं हैं? क्या अलग अलग नामकरण किया गया है? उसके तकनीकी पक्ष को आज समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो कुंभ का आयोजन जो होता है हमेशा 3 वर्षों में एक बार होता है। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने तो किताब में पढ़ा था कि सर कुंभ का आयोजन 12 वर्षों पर होता है। तो बिल्कुल आप स्थिरता के साथ बने हुए रहिएगा, आप इन सभी तकनीकी पक्ष से आप रूबरू हो जाएंगे। कुंभ निश्चित रूप से 3 वर्ष पर ही मनाया जाता है। उसके बाद होता है अर्धकुंभ। अर्धकुंभ कहने का मतलब यह नहीं कि उसकी आधे यानी कि 1.5 वर्ष पर आयोजन होगा, नहीं। अर्धकुंभ या 6 वर्ष पर आयोजन होता है, और एक होता है पूर्ण कुंभ जो 12 वर्ष पर आयोजन होता है, और एक जो होता है आपका महाकुंभ, यह पूरे 144 सालों पर एक बार आयोजन होता है। इसीलिए जो 13 जनवरी से लेकर और 26 जनवरी 2025 तक जो इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में जो कुंभ का आयोजन हुआ वह महाकुंभ का आयोजन था। ऐसा जो है स्थिति अब आगे 144 वर्ष के बाद ही आएगी। यही कारण है कि 68 करोड़ सनातनियों, मैं सनातन कर रहा हूं, हिंदू धर्म मानने वाले नहीं, सनातनियों ने पवित्र गंगा में स्नान किए हैं या उन्होंने डुबकियां लगाई है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह ऐसा फिर से महाकुंभ जैसी परिघटनाएं 144 सालों के बाद गुजरेगी, आएगी। इसीलिए यह इस स्नान का एक अपना सांस्कृतिक दृष्टि से महत्व था। अब समझने का प्रयास करते हैं कि कुंभ का आयोजन कितने जगह पर होता है। तो कुंभ का आयोजन 4 जगह पर आयोजन होता है।
इसमें हरिद्वार होता है, प्रयागराज होता है, नासिक होता है, उज्जैन होता है। लेकिन अर्ध कुंभ का आयोजन सिर्फ 2 जगह पर होता है। आप देखे होंगे हरिद्वार में होता है और प्रयागराज में होता है, सिर्फ 2 जगह पर होता है। और इसका आयोजन हमेशा 6 वर्षों पर आयोजन एक बार होता है। और पूर्ण कुंभ का आयोजन भी 4 जगह पर होता है। हरिद्वार में होगा, प्रयागराज में होगा, उज्जैन में होगा और आपका गोदावरी नदी के तट के किनारे नासिक में होगा। यानी लेकिन महाकुंभ का आयोजन सिर्फ एक जगह पर होगा, वह सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में आयोजन किया जाता है। अब सवाल उत्पन्न होता है कि सर यह सभी कुंभ और महाकुंभ अलग अलग समयों पर होता है क्या? नहीं, यस, जब भी चलेगा। यही तकनीकी पक्ष है जो समझना आपको बहुत जरूरी है। हमेशा यह 3 के क्रम में ही आयोजन होता है, 3 के ही क्रम में हमेशा यह आयोजन होता है, यह 3 के क्रम में ही आयोजन होता है। देखते होंगे कि जो कुंभ 3 वर्ष पर आयोजन होता है, अर्ध कुंभ जो 6 वर्ष पर आयोजन होता है, पूर्ण कुंभ जो 12 वर्ष पर आयोजन होता है और महाकुंभ जो 144 वर्ष पर आयोजन होता है, सबके बीच एक सिमिलरिटी यह है कि सभी 3 से डिविजिबल है। यानी कि यह क्रमागत रूप से जो 3 वर्ष में जो कुंभ होगा वही एक खास 6 वर्षों के बाद वह महा अर्ध कुंभ में बदल जाएगा। फिर 12 वर्षों के बाद वही कुंभ जो यहां पर आएगा, चूंकि आप सीरीज में आइएगा तो यह 12 यहां पड़ेगा, वही कुंभ किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पूर्ण कुंभ में। और यह आगे बहुत सारे क्रमों में चल जाएंगे तो 144 साल के बाद देखेंगे कि वह जो क्रम आएगा वह 3 के ही क्रम में आएगा, वह कुंभ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? महाकुंभ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सभी कुंभ के प्रकार ही हैं, लेकिन कुंभ का समय समय पर उनका नामकरण चेंज होता है। यानी कि कुंभ वही कुंभ पूर्ण कुंभ में कन्वर्ट होता है, वही कुंभ फिर जो है आपका अर्ध पूर्ण में कन्वर्ट होता है और वही कुंभ आपका जो है आप पूर्ण ये आपका महाकुंभ के रूप में कन्वर्ट होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी 3 से डिविजिबल होते हैं और मल्टीपल के फॉर्म में होता है। लेकिन इतना से काम तो चल जाएगा क्या? ये विशेष बातें तो नहीं है इसमें सर। लेकिन नहीं, जो मैं आपको अब ज्योतिषी गणना के अनुसार बताने जा रहा हूं, इस पर आप प्राचीन मनुष्यों के द्वारा जो साहित्य और ज्योतिष के बीच में ज्योतिषी के लिए सिर्फ भारतीय संस्कृति को नहीं बल्कि विश्वजनीन संस्कृति को एक अनुपम भेंट दिया है। तो आपकी यह उनकी जो कलन करने की क्षमता है, कैलकुलेशन करने की क्षमता है, आप बिल्कुल आप हतप्रभ हो जाएंगे और यह आपको रोमांचित करने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे अर्ध कुंभ का आयोजन इस प्रकार से 3 के क्रम में रखा गया है कि वह सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज ही क्रम में आएगा। उस क्रम में कहीं भी वह ना उज्जैन आएगा और ना नासिक आएगा। क्या आपको यह रोमांचित नहीं कर रहा है? पूर्ण कुंभ जो होगा यह तो खैर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में होगा, लेकिन ये आपका महाकुंभ का आयोजन वह इस क्रम में बनाया गया है। इस तरह से उसकी क्रम आएगा कि वह महाकुंभ जो पड़ेगा वह सिर्फ प्रयागराज और इलाहाबाद में पड़ेगा। यानी कि ज्योतिषी की गणना किस प्रकार से की गई होगी कि वह सिर्फ प्रयागराज में जाकर ही पड़ेगा 144वें बार में क्रम में। वह दोबारा न किसी जगह पर रिपीट होगा बल्कि 4 स्थान में से इस प्रकार से उसका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आएंगे, वह सिर्फ प्रयागराज में पड़ेंगे। और कुंभ में वह तो आप जानते ही हैं, यह हरिद्वार से शुरू होता है, उसके बाद में प्रयागराज, उसके बाद नासिक और उसके बाद उज्जैन से में यह एक सिलसिला या क्रम चलता रहता है कि नहीं? अब सवाल उत्पन्न होता है कि सर ये बात तो सही है, लेकिन कई बार हमें पेपर या मैगजीन में या किसी प्रकार के डिबेट्स में हमने सुना है कि यह सिंहस्थ कुंभ और पुष्करम कुंभ क्या होता है। सिंहस्थ कुंभ का मतलब क्या होता है सर, और इसका आयोजन कहां होता है? तो सिंहस्थ कुंभ जो होता है वह बृहस्पति का आपका देखिएगा यहां सिंह राशि में प्रवेश, बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश होता है,
उसी को कहते हैं सिंहस्थ कूप। और इसका आयोजन हमेशा क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में होगा। क्षिप्रा नदी में उज्जैन के किनारे देखे होंगे कि वहां पर जो सिंहस्थ कुंभ के नाम से ही वहां कुंभ का आयोजन होता है। और एक होता है पुष्करम कुंभ, यह गोदावरी नदी के तट के किनारे होता है, यह नासिक महाराष्ट्र में होता है। और इसको पुष्करम कुंभ इसलिए कहा जाता है कि सूर्य जो है मेष राशि में प्रवेश करती है। और ज्योतिषी गणना के अनुसार और नासा के शोध के अनुसार एग्जैक्ट यही जो है मेष राशि में ही सूर्य का प्रवेश एग्जैक्ट उसी समय पर होता है। और यह सदियों से होता आ रहा है और इस कैलकुलेशन में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं देखा गया है। यानी कि हमारे प्राचीन मनुष्यों और जो ज्योतिषाचार्य थे, जिसने साहित्य और विश्व के रूप में एक गणना की अनुपम कृति दिए हैं, वह कहीं ना कहीं आज हमें रोमांचित भी किए जा रहे हैं। लेकिन आज हम गाहे बगाहे इन चीजों से वंचित है। इन सारे वीडियो के माध्यम से आप तक यह सूचित करेगा, एक सूचिता पाठक के रूप में आप इसे अग्रसारित भी करेंगे ताकि यह वीडियो आम जनता तक पहुंच जाए और प्राचीन मनुष्यों ने हमारे विश्व को क्या गिफ्ट दिए हैं वह सब कुछ यह विश्व हमें जान पाए। हम यूं ही नहीं कहते हैं कि आने वाले भविष्य में हम विश्व गुरु बनेंगे, क्योंकि विश्व गुरु बनने की नींव हमारी प्राचीन की संस्कृति में मनुष्यों ने पहले से ही रख चुके थे। अब है उन सारी चीजों को जानने और पहचानने की चीजें। अब आते हैं कि देखिए सर, ये जो सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, इसे हम तो सिंहस्थ कुंभ कहते हैं, लेकिन ये भी एक कुंभ का ही प्रकार है। वह 4 कुंभ जो है उसी में से जो एक कुंभ का आयोजन क्षिप्रा नदी के किनारे होगा, यानी कि उज्जैन में, वह सिंहस्थ कुंभ ही कहलाएगा। और यह जो परिघटना सेम उसी समय घटेगी, यानी कि बृहस्पति का जो है सिंह राशि में प्रवेश होगा। और एक पुष्करम कुंभ जो मेष राशि में यह प्रवेश होगा सूर्य का, यह पुष्करम कुंभ का आयोजन गोदावरी नदी के तट पर की जाती है। अब गोदावरी नदी के तट के बारे में कुछ कहानी आप जान लीजिएगा। गोदावरी नदी के तट के किनारे ही क्यों, अन्य नदियों के किनारे क्यों नहीं, तो उसके बारे में हम आपको बता दें कि गोदावरी नदी जो है यह ब्रह्मगिरि पर्वत के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। और त्र्यंबकेश्वर वह स्थान है जो जितने भी भारत में ज्योतिर्लिंग है, 12 जो ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग आपका वह त्र्यंबकेश्वर ही है। और त्र्यंबकेश्वर नाम क्यों पड़ा है? त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव का एक पर्यायवाची शब्द भी है। भगवान शिव भगवान शिव की एक स्थान जहां निवास करते थे वह कैलाश पर्वत था, लेकिन गौतमी ऋषि और वशिष्ठ ने थी। गौतमी ऋषि और गोदावरी के अथक अनुनय विनय के बाद भगवान शिव ने कैलाश के स्थान के कुछ दिनों के लिए छोड़कर इसी गोदावरी, जहां से गोदावरी निकलती है, त्र्यंबकेश्वर पर्वत, वहां निवास करने लगे। इसीलिए भगवान शिव की यह पवित्र निवास स्थान भी माना जाता है। इसलिए कई 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर को माना जाता है। और इसी त्र्यंबकेश्वर के पास से गोदावरी नदी निकली है। और गोदावरी नदी की और भी विशेषता यही है कि गोदावरी नदी जिस प्रकार से कोसी सप्त धाराओं से, ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे कि सप्त धाराओं से मिलकर बनी है, उसी तरह से गोदावरी में भी 7 धाराएं होती है। और यह 7 धाराएं में उस ऋषि का भी नाम दिया गया है जिस ऋषियों के अनुनय विनय करने का भगवान शिव जो है निवास करने के लिए त्र्यंबकेश्वर पर आए। यह 7 धाराएं जो थी, आप देखे होंगे स्क्रीनशॉट पर लिखा हुआ है, स्क्रीन पर यहां लिखा होगा। पहला यह सप्त धाराएं है वशिष्ठ, गौतमी, यही गौतमी ऋषि के अनुनय विनय करने के बाद आए गए। तीसरा था वृद्ध गौतमी, कौशिकी, उसके बाद यत्री, तुल्या और भरतवशी। यह 7 धाराएं होती है। और जब यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो यह वशिष्ठ और गौतमी में
बदलकर अपनी जल को बंगाल की खाड़ी में उड़ेल देती है। इसका मतलब आप लोगों ने समझ गया कि हम गोदावरी नदी को यूं ही ज्योग्राफी के दृष्टि से हम ये नहीं कह देते हैं कि यह वृद्ध गंगा है। हालांकि दक्षिण की गंगा कावेरी को भी कहा जाता है, लेकिन ये भी दक्षिण की गंगा गोदावरी कही जाती है। यह सांस्कृतिक दृष्टि से गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाती है, भले ही आपकी आर्थिक दृष्टि से कावेरी को दक्षिण की गंगा कहे, लेकिन वृद्ध गंगा और दक्षिण की गंगा सांस्कृतिक दृष्टि से गोदावरी को ही मानी जाती है। यह इसलिए कहा जाता है कि जितनी महत्ता गोदावरी की दक्षिण भारत में है, उसी तरह से महत्ता गंगा की उत्तर भारत में है। क्योंकि राजा भागीरथ के अथक प्रयास करने के बावजूद अथक प्रयास के बाद गंगा जो है धरती पर, स्वर्ग से धरती पर अवतरण हुई। और देखते होंगे कि जहां गंगा जो है, गंगा धरती पर उतरने से पहले जब वह पर्वत से उतरती है तो भिलंगना और भागीरथी के नदी के रूप में आती है। और जब वह जहां पर वह धरती से स्पर्श करती है, यानी कि पर्वत को छोड़कर धरती पर आती है, वह हरिद्वार होता है। और उसी हरिद्वार से पहली बार जो है आपका कुंभ का आयोजन किया गया था। इतना पवित्र माना गया है गंगा को। तो जिस प्रकार से गंगा को पवित्र माना गया है उत्तर भारत की नदियों में, उतना ही महत्व दक्षिण भारत में गोदावरी का है। इसीलिए गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा गया है, सांस्कृतिक दृष्टि से, या वृद्ध गंगा भी कहा गया है। अब आपको लगा होगा कि हम जो कुंभ कहते हैं, या महाकुंभ कहते हैं, या अर्धकुंभ कहते हैं, या पूर्ण कुंभ कहते हैं, या सिंहस्थ कुंभ कहते हैं, या फिर आपका जो है यहां पर देखते हो पुष्करम कुंभ कहते हैं, जिसका आयोजन जो है आपका गोदावरी नदी नासिक में महाराष्ट्र में होता है। सभी इसी 3 वर्ष के रोटेशन में पड़ने वाले कुंभ का नामकरण है, लेकिन ग्रह और नक्षत्र के स्थिति के आधार पर इसके नामकरण में चेंज होते रह गए हैं। तो क्या यह ज्ञान आपको पहले से था? अगर था तो बिल्कुल सूचित कीजिएगा, अगर नहीं था तो भी सूचित कीजिएगा और आदेशित कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर, रुचिकर और अच्छे वीडियो लेकर आपके समकक्ष लाए, ताकि आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में संस्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको रामनवमी की फिर से। और मैंने जानबूझकर रामनवमी का दिन था और भगवान से संबंधित थे, ईश्वर में आस्था होनी चाहिए क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। तो भगवान राम जो सत्यता के प्रतिमूर्ति हैं और लोग आस्था के रूप में पुरुषोत्तम राम हमारे आदर्श भी रहे, तो उन्हीं आदर्शों को फिर से एक नई जीवंत करने के लिए यह पूरे प्लेटफॉर्म के जो विद्वान शिक्षकगण है, आज इस समय से आपको आपके समक्ष लेकर आया हूं। और संस्थान गाहे बगाहे आपकी सूचना के आधार पर, यानी जो आप लेखनी से जो लिखेंगे ध्वनि के रूप से वह प्रगति हो रही है, उन सारी चीजों को लेकर हम आएंगे। दैट्स इट, और फिर मिलते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से रामनवमी के शुभ।